हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हमने किस तरह से ESXi सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जब हम ESXi सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जो इंटरफेस आता है वो किस तरह का होता है। ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस होता है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा हो, ग्राफिक्स होती नहीं है। तो इसमें से हम बहुत कम चीज़ें यहाँ पे से मैनेज करते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉटम पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे एक F2 आ रहा है, F2 से क्या कर सकते हैं, F2 से जो है हम अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी जितनी भी इसके अंदर सेटिंग है, बेसिक सेटिंग। और उसके साथ ही आपको नज़र आ रहा होगा कि हम बेसिक सेटिंग को कर सकते हैं। उसके अलावा आपको शटडाउन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा F12 से। तो हम F2 को प्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन हमसे एक यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। आप फ़ौरन इसके अंदर अपना रूट का यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर दें तो आपके पास क्या होगा, ये लॉगिन हो जाएगी। एक लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे। जैसे इसके अंदर पहला ही ऑप्शन आ जाएगा कॉन्फ़िगर योर पासवर्ड। इस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम जो है वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना ओल्ड पासवर्ड देंगे और उसके बाद अपना न्यू पासवर्ड देंगे और उसके बाद हम अपना कंफर्म न्यू पासवर्ड कर देंगे। तो इस ऑप्शन से हम अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वो आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क। तो बेसिकली इस ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा नेटवर्क एडोप्टर्स। अभी मेरे पास एक ही नेटवर्क एडोप्टर है, VMNIC 0 इसका सिस्टम्स के ऊपर। तो मुझे एक ही नज़र आ रहा है। आप नीचे देखें तो कुछ और ऑप्शन आ रहे होंगे। VLAN का ऑप्शन आ रहा है। VLAN बेसिकली एक एडवांस फीचर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि VLANs भी बहुत ज़रूरी होते हैं नेटवर्क फील्ड के अंदर। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिसका जो है IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 के अंदर बेसिकली हम अपनी IPओं को चेंज करते हैं कि अगर इस सर्वर की जो IP मुझे अगर चेंज करनी है डायनेमिक से स्टैटिक में तो फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसको चेंज करने के लिए आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप एंटर को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे अब यहाँ तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डिसेबल IP वर्जन 4, उसके बाद आ जाएगा डायनेमिक IP एड्रेस असाइनमेंट और सेट स्टैटिक IP वर्जन। तो बेसिकली हम जितने भी सर्वर्स होती हैं उनके IPs को हमेशा स्टैटिक रखते हैं। तो अब मैं भी इस सर्वर के IP को स्टैटिक कर लूँगा। एरो की से मूव करेंगे नीचे और सेलेक्ट करने के लिए स्पेस की को मैं हिट करूँगा। जैसे ही मैं हिट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डायनेमिक से स्टैटिक पर आ जाएगी। अब मेरी IP जो है वो स्टैटिक हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा इसको सेव करने के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे IP भी चेंज कर देते हैं। हम वही IP रहने देते हैं जो हमें मिली थी अपने सर्वर पे। हम इस IP को अब सेव करा लेते हैं। जैसे इसको सेव कराया तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है। अब मेरी IP जो है वो स्टैटिक हो गई है डायनेमिक से। थर्ड ऑप्शन है हमारा DNS कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम DNS सर्वर यूज़ करते हैं तो उसकी हम इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड करते हैं। उसी के अलावा अगर आप क्या करें, आपके इन्वायरमेंट में कोई DNS को डोमेन आ रहा है तो आप डोमेन का सफिक्स जैसे lab.local वगैरह को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं बाद में। ये भी हम फीचर में देखेंगे कि हम इस ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन से बाहर आने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट को दबाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें, हम एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक और नया ऑप्शन जो है कॉन्फ़िगर रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क। बेसिकली रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क का मतलब होता है जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसको आप एक बार रीस्टार्ट ज़रूर करा लें ताकि वो रिफ्लेक्ट कर जाए आपके सर्वर पे। तो हम इसको हम रीस्टार्ट करा लेते हैं अपनी सर्विसेज को। उसके लिए हमको क्या करना होगा, F11 की की को प्रेस करना होगा और एंटर करना होगा। तो इससे ये हमारी जितनी भी हमने सेटिंग्स की थी ये सारी रिफ़्रेश हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा टेस्ट, एक और ऑप्शन आएगा जिससे हम जो बिल्कुल पिंग की तरह एक करेगा। अगर हमें अपनी किसी IP को पिंग कराना है तो हम यहाँ से टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क भी कर सकते हैं, यानी आप पिंग इस मशीन से रहते हुए भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे जैसे कीबोर्ड लेआउट, वो जो US है उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कुछ ट्रबल शूटिंग ऑप्शन नज़र आएंगे, कुछ आपको व्यू की मैन नज़र आएंगे और आखिर में आ जाएगा रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इससे आपका सिस्टम जो है वो वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर रीसेट हो जाएगा। सारी IPs वगैरह उसमें से ख़त्म हो जाएंगी, यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह।
तो इस तरह से हम ये बेसिक कुछ चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें से मेरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, और उसके अलावा अगर मुझे डीएनएस की एंट्रीज डालनी है या डीएनएस सफिक्स ऐड करना है, तो ये 4 चीज़ों के अलावा हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। बस यही 4 पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे आके चेंज करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें जो हैं हम इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से चेंज करते हैं। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं। इसको आप जैसे नज़र ही आ रहा होगा आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर के, ये इसके ऊपर जैसे इसका वर्जन नज़र आ रहा है 7.0। इसमें जैसे 2 इंटेल के सीपीयू लगे हुए हैं, 8 GB मेमोरी है, और फिर अगर नीचे वाले पार्ट में देखेंगे येलो पार्ट में, तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी मैनेजमेंट इंटरफेस की आईपी। आप इसकी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको एक आईपी नज़र आ रही है 192.168.111.133। तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी अपना जो भी हमारा वेब ब्राउज़र होगा उससे हम क्या करेंगे, इस सर्वर पे लॉगिन हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है बनिस्बत इस ऑप्शन के। ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ किया जाता है, सिर्फ 3-4 पैरामीटर को चेंज करने के लिए ये हम सर्वर यूज़ करते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने किस तरह से अपने ESX सर्वर को जो है वो डायरेक्टली कंसोल से एक्सेस किया। अब हम इनको एक वेब ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना कोई भी वेब ब्राउज़र लॉन्च कर लें, उसके अंदर आप अपने ESXi सर्वर की आईपी को एंटर करें, और उसके बाद उसकी आईपी जो है वो है 133। तो हम यहाँ पे जो है आखिर में 133 कर देते हैं अपनी आईपी एड्रेस को और एंटर करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास एक पेज आएगा। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी एरर होता है जिसको हम बाद में फिक्स करेंगे कि किस तरह से हो। उसके लिए बस आपको सिंपल ये करना होगा कि एडवांस पे क्लिक करें आप, और उसके बाद आपके पास एक्सेप्ट एंड रिस्क एंड कंटिन्यू, इसको क्लिक कर लें। तो आपके पास एक पेज लोड हो जाएगा। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ये आपके पास पेज आ गया। इसमें आप अपना यूज़र नेम जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होता है वो एंटर करें। उसके बाद आप अपना पासवर्ड को एंटर कर लें, और उसके बाद आप लॉगिन की को हिट कर लें। हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि ये हम फिर आगे हमसे प्रॉम्प्ट ना करे बार बार। ये बिल्कुल बेसिक सा आपने देखा इंटरफेस नज़र आ गया। ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग इंटरफेस है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं ये ESXi सर्वर की, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है अगर आप देखें तो बहुत सारी लेफ्ट पैन आ रहा होगा, ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा VMware ESXi, यानी ये ESXi सर्वर है। और ये बेसिकली इसके अंदर हमने जो ये होस्ट है, ये होस्ट की एंट्री आ रही है जिस सर्वर के ऊपर हमने ESXi सर्वर को इंस्टॉल किया है। ये बेसिकली वो आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है गेट vCenter सर्वर। vCenter सर्वर क्या होता है? vCenter सर्वर एक एडवांस सर्वर होता है जिससे हम अपने ESXi सर्वर को मैनेज करते हैं। बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में vCenter सर्वर ही होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने पूरे जितने भी हमारे ESXi सर्वर्स होते हैं उनको हम मैनेज करते हैं। ये एक पोर्टल की टाइप का होता है जिसके अंदर बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे लाइक HA DRS वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं अपनी फ्यूचर की वीडियो में डिस्कस करूँगा 1 बाय 1, और इसको कॉन्फ़िगर भी करूँगा। तो ये इस पहले ऑप्शन से हम अपने vCenter को अपने इस सर्वर को vCenter के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है क्रिएट एंड रजिस्टर VM। इससे हम कोई भी VM जो है नई मशीन अगर क्रिएट करना चाहें इस ESXi सर्वर पे, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करके कोई भी मशीन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी ये ऑप्शन है, ये भी हम अपनी फ्यूचर वीडियोस के अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है शटडाउन का। जैसे ही नाम से पता है ये हम इस सिस्टम को शट डाउन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद रीबूट का एक ऑप्शन आ रहा है। रीबूट में हम अपने सिस्टम को अगर रीस्टार्ट करना हो होस्ट को, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये रिफ्रेश की है, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बराबर में एक्शन मेन्यू आ रहा है। एक्शन मेन्यू के अंदर भी वही सारे ऑप्शन हैं जो हमने देखे थे। हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो देखें इसमें वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट रजिस्टर VM, शट डाउन, रीबूट, सर्विसेज, इंटर मेंटेनेंस मोड। बेसिकली इंटर मेंटेनेंस मोड क्या होता है? मेंटेनेंस मोड वो होता है कि जब भी हमें कोई अपने सर्वर की मेंटेनेंस करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे रैम इंक्रीज़ करनी है या हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, तो मैं इसको मेंटेनेंस मोड के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। उससे होगा क्या कि अगर मेरे पास vCenter कॉन्फ़िगर है तो मेरी जितनी भी रनिंग मशीन है वो वी मोशन के थ्रू ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएंगी किसी और होस्ट से। तो बेसिकली ये भी मेंटेनेंस मोड बहुत ज़रूरी होता है। इसमें रहते हुए हम मेंटेनेंस करते हैं अपनी ESXi सर्वर की। तो
ये मेंटेनेंस मोड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको एक करंट यूज़र नज़र आ रहा होगा, रूट, जिससे मैं भी लॉग इन हूँ। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास फिर कुछ आगे इन कुछ ऑप्शंस आएंगे इस इंटरफेस के। इसमें ऑटो रिफ्रेश है। ऑटो रिफ्रेश का मतलब है ये ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन रिफ्रेश कर लेगा। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 16 सेकंड तक 15 सेकंड पे सेट कर देता हूँ, ताकि आप मुझे बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े और मेरी चेंजेस आ जाएँ। इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो हमें एक और ऑप्शन नज़र आएगा, हम इसको क्लिक कर लेते हैं चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड में जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने रूट यूज़र का जो है पासवर्ड को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन से हम अपना पासवर्ड चेंज करते हैं। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सेटिंग में। सेटिंग के अंदर भी वही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम अगर कंसोल से एक्सेस करना है या हमें कोई सर्विस को रन करना है या कोई एप्लीकेशन को करना है, तो फिर हम यहाँ से जाके उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी ऑप्शन यूज़ होते हैं। और फाइनल जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास जो होगा वो, अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अबाउट का आ रहा है हेल्प में। अबाउट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, उसकी कौन सी बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे सारी अबाउट में नज़र आएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कुछ कॉमन ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा कि सीपी यूजेज, मेमोरी यूजेज और स्टोरेज यूजेज दिखा रहा होगा ग्राफिकल वे में। अभी क्योंकि मेरा सर्वर बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, तो इसके अंदर कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए बिल्कुल ये आपको लाइट वेट में नज़र आ रहा होगा, ताकि इस पर भी कोई लोड ही नहीं है। तो ये बिल्कुल नई मशीन है, तो फिर आपको इस तरह से नज़र आ रही होगी। अच्छा, अभी आप देखें कि मेरा जो है वो एवोल्यूशन मोड चल रहा है, यानी अभी मैंने इसके अंदर की एंटर नहीं की है और ये 60 डेज़ के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। बेसिकली 60 डेज़ के बाद मैं क्या कर सकूँगा, मैं जितने भी इसके एडवांस फीचर है वो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, जैसे HA है या DRS है या वी मोशन है, ये सारे फीचर मैं 60 डेज तक तो यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा ये सारे फीचर डिसेबल हो जाएंगे और खाली मेरी VMs जो हैं वो अप एंड रनिंग होंगी। खाली मैं अपनी VM को यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको vCenter में ऐड भी नहीं कर सकता फ्री वर्जन को। तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है अगर आप इसके सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हो तो उसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपको ये एवोल्यूशन 60 डेज़ का है अभी हमारे पास ना, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। नीचे देखेंगे तो आपको कुछ हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैन्युफैक्चर क्या है, CPUs कितने हैं, मेमोरी कितनी है, नेटवर्किंग कितनी यूज़ हो रही है, IP एड्रेस इसका क्या है, DNS का एड्रेस क्या है। ये सारी चीज़ हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हार्डवेयर टैब से। इसी तरह अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो है वो HA इनेबल है या नहीं है, वी मोशन सपोर्टेड है नहीं है, ये सारे एडवांस फीचर हैं। जब हम vCenter यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको इन सारी फीचर्स को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये अभी सारे ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी मेरा वर्जन एक्सपायर नहीं हुआ। उसके नीचे आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ रही है डेट एंड टाइम से रिलेटेड, और उसके नीचे आपको एक छोटा सा ग्राफिकल वे में नज़र आ रहा है। उसके बाद हम होस्ट के ऊपर चले जाते हैं मैनेज में बेसिकली हमने कुछ जो चीज़ें, ये जो मैनेज है ये बेसिकली होस्ट क्या है, हम इस होस्ट में क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला ऑप्शन है यहाँ पे इस मैनेज के अंदर, वो ये होता है कि हम इस सर्वर की लाइसेंसिंग को मैनेज करते हैं। हम लाइसेंसिंग टैब में आ जाते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा होगा मैं एवोल्यूशन मोड पे कर रहा हूँ। अगर मुझे अभी जो है ये मेरी की है और ये मेरी एक्सपायरेशन डेट आ रही है। अगर इस तारीख को मेरा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर मुझे कोई असाइन करनी है की, तो मैं असाइन की पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना कोई भी इसको की असाइन कर दूँगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास एक और टैब आ रहा है सर्विसेज का। सर्विसेज का टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल आपकी DNS सर्वर है या आपके और कोई NTP सर्वर है या आपका जो है SSH सर्वर है, तो यहाँ से हम उन सारी सर्विसेज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपको ये NTP डेमन नज़र आ रहा होगा जो कि सिस्टम का टाइम सिंक करता है। इसी तरह आपको SNMP नज़र आ रहा होगा। ये सारी सर्विसेज जो हैं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे ये SSH की सर्विस है जो कि यूज़ होती है अगर आपको कनेक्ट करना है अपने सिस्टम को कमांड प्रॉम्प्ट से पुटी के थ्रू। तो ये सारी सर्विसेज हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी सर्विस को सेलेक्ट करके हम उसके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। अगर वो स्टॉप है तो उसको रनिंग कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा हमारे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस आ रही है। इसको अभी ऑफ है, हम इसको इनेबल भी कर सकते हैं जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ। तो यहाँ से भी हम आके अपनी सर्विसेज को मैनेज करते हैं।
तो ये आपको SSH की सर्विस नज़र आ रही है जो हम यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए, तो इसको भी हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास सिक्योरिटी एंड यूज़र्स का एक टैब, उसमें यूज़र्स आ रहा है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा करंट यूज़र रूट है। अगर मुझे कोई और यूज़र ऐड करना है या चेंज करना है रूट का पासवर्ड, तो मैं यहाँ आके कोई भी यूज़र ऐड करा सकता हूँ, उसका पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह आप बस ये 3-4 चीज़ें हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके अंदर लाइसेंसिंग है, सर्विसेज है और यूज़र्स है, ये इस हम मैनेज टैब से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा मॉनिटर का टैब भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका CPU जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है अभी, और इसमें कोई लोड ही नहीं है, तो इसकी वजह से ही बिल्कुल सिंपल नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपके पास एक टैब है हार्डवेयर का और इवेंट का है, जिसमें हम इवेंट व्यूअर चेक कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट का है, लॉग्स का है, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है क्योंकि कोई एरर ही नहीं है हमारे पास, हमारा बिल्कुल नया सर्वर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने होस्ट को मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मैनेज होती हैं। उसके बाद आपको एक टैब नीचे नज़र आ रही होगी वर्चुअल मशीन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि इस होस्ट के ऊपर जब भी हमें कोई VM क्रिएट करनी है तो हम इस जगह पर आते हैं और यहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर से पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट रजिस्टर VM। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अब जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम बहुत सारी मशीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अगर स्केच से करेंगे तो हम पहला ऑप्शन ले लेंगे। उसके अलावा हमारे पास OVF भी होता है, ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, या OVA होता है। OVA बेसिकली होता है ओपन वर्चुअलाइजेशन अप्लायंस, तो उसकी हेल्प से भी हम अपनी नई इंस्टॉलेशन को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी मशीन क्रिएट नहीं की। इसी तरह आपको थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्टर्ड एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन। अगर कोई मशीन है हमारे पास तो उसको भी हम इसकी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने अभी कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं की। उसके बाद आ रहा है सेकंड ऑप्शन स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। VM के अंदर स्टोरेज को हम डेटा स्टोर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वर्ड आप बार बार सुनेंगे, डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोरेज बेसिकली क्या चीज़ है, एक हार्ड ड्राइव होती है, एक स्पेस होती है जिसके अंदर अपनी सारी वर्चुअल मशीन्स को हम सेट करते हैं। अभी देखें मेरे पास कोई भी डेटा स्टोर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई अभी क्रिएट ही नहीं किया। हम फ्यूचर के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई डेटा स्टोर क्रिएट करके यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डेटा स्टोर क्रिएट हो जाएगा। ज़्यादातर जो डेटा स्टोर की टाइप होती है वो NFS डेटा स्टोर ही हम बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम फ्यूचर वीडियो के अंदर चेक करेंगे। उसके बाद आपको एक नज़र आ रहा होगा नेटवर्किंग का टैब। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे अगर आप देखेंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर क्या नज़र आ रहा होगा, अगर आप देखें तो आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा एक दो नेटवर्क नज़र आ रहे होंगे आपको। पहला नेटवर्क जो है वो आपका जो है वो VM नेटवर्क है, और दूसरा नेटवर्क जो है वो मैनेजमेंट नेटवर्क है। यानी इसके ऊपर अभी 2 नेटवर्क कॉन्फ़िगर हुए हैं। अगर आप जैसे मैनेजमेंट नेटवर्क को मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास एक नया पेज खुलकर आ गया। इसमें मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास क्या है, बेसिकली ये एक मैनेजमेंट नेटवर्क है जिसमें एक हमने निक यूज़ किया हुआ है, एक फिजिकल नेटवर्क कार्ड है VMX 0। और इस साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक मैनेजमेंट नेटवर्क नज़र आ रहा होगा जिसको हमने VM कर्नल का नाम दिया हुआ है। इसी तरह हम नेटवर्किंग में जाएंगे तो आपको एक नज़र आ रहा होगा सेकंड वर्चुअल स्विच। अभी हमारे पास एक ही स्विच है V स्विच 0, जिसके ऊपर 2 पोर्ट ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा ये हमारे फिजिकल नेक का है, कितने नेक कार्ड हैं, कितनी हमारी TCP/IP सेटिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो नेटवर्क से रिलेटेड हैं, वो सारी हम यहाँ पे आके मैनेज करेंगे। ये बेसिकली बहुत डीप इसकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं अभी आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि नेटवर्क के अंदर पोर्ट ग्रुप क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको हम असाइन करते हैं, किस तरह से हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम स्विच क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिटेल में देखेंगे आके कि ये सारा काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक यूज़र इंटरफेस की, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।